हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के तहत हम मराठों का अंग्रेजों के साथ संघर्ष के द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में परिचर्चा करेंगे, जो 803 से 806 ईस्वी के मध्य संपन्न हुआ। वस्तुतः आंग्ल मराठा युद्ध उन 3 युद्धों की कहानी है जिससे 300 वर्ष के मराठा साम्राज्य के सपने को चकनाचूर कर दिया था। आइए देखते हैं। इस वीडियो लेक्चर के तहत हम सर्वप्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की पृष्ठभूमि के बारे में परिचर्चा करेंगे। फिर हम द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1803 से 1806 के बीच में संपन्न हुआ उसके बारे में परिचर्चा करेंगे। मराठों में किस तरह की आपसी खींचतान थी जिसने उन्हें इस युद्ध के लिए प्रेरित कर दिया। फिर उसके बाद हम बसिन की एक महत्वपूर्ण संधि के बारे में परिचर्चा करेंगे। साथ ही हम ये देखेंगे कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किस किस तरीके से चला और अंत में किन किन संधियों के माध्यम से द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध संपन्न हुआ। और अंत में हम मूल्यांकन के रूप में समझेंगे कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जब समाप्त हुआ तो अंग्रेजों और मराठों की अलग अलग स्थिति क्या थी और क्या मराठे इस स्थिति में पहुंच चुके थे कि एक नाम मात्र के युद्ध की और आवश्यकता थी और मराठा साम्राज्य पूर्णतः खत्म होने वाला था। आइए हम इन विषयों को परिचर्चा के रूप में समझते हैं। आंग्ल मराठा युद्ध की पृष्ठभूमि। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ होने से पहले वायसराय वॉरेन हेस्टिंग्स 1785 में इंग्लैंड चला गया था। हेस्टिंग्स के बाद मैकफर्सन 1785 से 1786 तक 21 महीने तक कार्यवाहक गवर्नर जनरल के रूप में काम करता रहा। सितंबर 1786 में कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल भारत बनकर आया। 1784 में ब्रिटिश संसद ने पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया, जिसके माध्यम से भारत में कंपनी देशी रियासतों के प्रति हस्तक्षेप की नीति का पालन करेगी, यह निर्धारित किया गया। इस हस्तक्षेप की नीति के कारण ही कॉर्नवालिस ने जहां तक संभव हो सका उसने मराठा साम्राज्य में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया। 1793 में कॉर्नवालिस वापस चला गया। 1793 में सर जॉन शेर को गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया। उसने भी कॉर्नवालिस की हस्तक्षेप की नीति का पालन किया और 1795 में हैदराबाद के निजाम व मराठों के बीच में खड़दा का युद्ध हालांकि हुआ। इस अवसर पर निजाम ने अंग्रेजों को सहायता देने की प्रार्थना की, किंतु सर जॉन शेर ने हस्तक्षेप की नीति का पालन किया और निजाम को सहायता देने से उसने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। फलस्वरूप निजाम मराठों से पराजित हुए और उसे अपमानजनक संधि का सामना करना पड़ा। 1798 में सर जॉन शेर की वापस इंग्लैंड बुला लिया गया और उसके स्थान पर लॉर्ड बेलेजली को गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजा गया। सालबाई की संधि के 20 वर्षों तक मराठा और अंग्रेजों के बीच में शांति बनी रही। इस अवधि में मराठा अपने अन्य शत्रुओं से निपटते रहे और नाना फडणवीस के नेतृत्व में उत्तरी व दक्षिण भारत में मराठों का प्रभाव फैलने लगा। इस अवधि में एक महत्वपूर्ण मराठा योद्धा महादजी सिंधिया भी था और पेशवा की शक्ति का ह्रास हुआ, महादजी सिंधिया की शक्ति का विकास हुआ। महादजी सिंधिया और वस्तुतः नाना फडणवीस 2 ऐसे वीर योद्धा थे जिनके काल में या जिनके होते हुए मराठा साम्राज्य बहुत अधिक सुरक्षित था। पेशवा माधवराव द्वितीय के काल में नाना फडणवीस मराठा संघ का सर्वसर्वा बन गया था। 1796 में पेशवा माधवराव द्वितीय की मृत्यु हो गई और बाजीराव द्वितीय पेशवा मनसब पर बैठा। पेशवा बाजीराव द्वितीय एक अयोग्य व्यक्ति था। 13 मार्च 1800 को नाना फडणवीस, जो मराठा साम्राज्य को पूरी तरीके से संभाल रखा था, कूटनीति और दावपेच के साथ साथ ही चातुर्यता के साथ उनकी मृत्यु हो जाती है, जो मराठा साम्राज्य के लिए निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी घटना थी जिसने नकारात्मक रूप से मराठा शक्ति को प्रभावित किया। नाना फडणवीस जब तक जीवित रहा मराठों के बीच में एकता बनी रही, किंतु उसकी मृत्यु के बाद मराठा सरदारों में आपस में खींचतान और आपसी संघर्ष और कटुता और दरबारी गुट बनने लग गए। 2 मराठा सरदारों, ग्वालियर का शासक दौलतराव सिंधिया और इंदौर का शासक जसवंतराव होलकर, आपस में एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी हो गए और पेशवा
पर किसका प्रभाव रहे, इसको लेकर वो एक दूसरे से उलझते रहे। पेशवा बाजीराव द्वितीय लगभग निर्बल व्यक्ति था, अतः वह किसी भी शक्तिशाली मराठा सरदार का संरक्षण चाहता था। अतः उसने दौलतराव सिंधिया का संरक्षण स्वीकार कर लिया। अब बाजीराव व सिंधिया ने होलकर के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बना लिया। होलकर के लिए यह स्थिति बहुत अधिक असहनीय हो चुकी थी। फलस्वरूप 1802 में प्रारंभ में सिंधिया व होलकर के बीच में युद्ध छिड़ गया। जब होलकर मालवा में सिंधिया की सेना के साथ युद्ध में व्यस्त था तो पूना में पेशवा ने होलकर के भाई बिट्ठू जी की हत्या करवा दी। अतः होलकर अपने भाई का बदला लेने पूना की ओर चल पड़ा। पूना के पास होलकर ने पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को पराजित किया और एक विजेता की भांति उसने पूना में प्रवेश किया। होलकर ने राघोबा के दत्तक पुत्र अमृतराव के बेटे विनायक राव को पेशवा घोषित कर दिया। पेशवा बहुत अधिक भयभीत हो गया था और भागकर बसिन चला गया। बम्बई के पास एक बस्ती का नाम था बसिन। बसिन में उसने बेलेजली जो अंग्रेज गवर्नर जनरल था उससे प्रार्थना की कि वह उसे पुनः पेशवा या मराठा सरदार बनाने की मदद करे। बेलेजली भारत में कंपनी का सर्व सत्ता स्थापित करना चाहता था। मैसूर की शक्ति नष्ट करने के बाद अब मराठों के पास एकमात्र मराठे ही प्रतिद्वंदी बच गए थे अंग्रेजों के। अतः वह मराठा राजनीति में हस्तक्षेप के अवसर भी ढूंढ रहा था। पेशवा के द्वारा प्रार्थना करने पर बेलेजली को वह अवसर मिल चुका था। बेलेजली ने पेशवा के समक्ष शर्त रखी कि यदि वह सहायक संधि को स्वीकार कर ले तो अंग्रेज पेशवा बनाने में उसकी पुनः सहायता करेंगे। पेशवा ने बेलेजली की शर्तों को स्वीकार कर लिया और 31 दिसंबर 1802 को पेशवा और कंपनी के बीच में बसिन की एक महत्वपूर्ण संधि हुई जिसने लगभग मराठों को पूर्णतः समर्पित कर दिया। अंग्रेजों के समक्ष सहायक संधि ऐसी संधि थी जो अस्पष्ट रूप से या गुप्त रूप से एक तरीके का शासन था दूसरे राज्य पर कंपनी का। बसिन की संधि के तहत महत्वपूर्ण शर्तें थी। पेशवा अपने राज्य में 6000 अंग्रेज सैनिकों की एक सेना रखेगा। इस सेना का खर्च 26 लाख रुपए वार्षिक रूप से वह देगा। पेशवा ने अंग्रेजी संरक्षण को स्वीकार कर भारतीय और अंग्रेजी पदातियों की सेना को पूना में रखना स्वीकार कर लिया। पेशवा बिना अंग्रेजों की अनुमति या परमिशन के मराठा राज्य में किसी अन्य यूरोपियन को नियुक्ति नहीं देगा, न ही अपने राज्य में रहने की अनुमति देगा। पेशवा ने सूरत नगर कंपनी को दे दिया। पेशवा ने निजाम से चौथ प्राप्त करने का अधिकार छोड़ दिया और अपने विदेशी मामलों को कंपनी के अधीन कर दिया। पेशवा जो निजाम और गायकवाड़ के साथ विभिन्न प्रकार के झगड़े थे, उन झगड़ों में पंच के निपटारे के रूप में कंपनी को कार्य सौंप दिया गया। भविष्य में किसी राज्य के साथ युद्ध, संधि या पत्र व्यवहार अंग्रेजों की अनुमति के बिना नहीं करेगा। वस्तुतः एक ऐसी संधि थी बसिन की संधि जिसके तहत पेशवा नाम मात्र का पदाधिकारी था और सारी वास्तविक शक्तियां कंपनी के पास आ गई थी और यह निश्चित रूप से मराठों के लिए एक अपमानजनक संधि थी। बसिन की संधि के बाद मई जून 1803 में बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों के संरक्षण में पुनः पेशवा बना दिया गया, किंतु बसिन की संधि से मराठा सरदारों का आत्मगौरव, आत्मसम्मान जो शिवाजी के काल से बहुत ज्यादा था, उसको बहुत अधिक चोट पहुंची क्योंकि पेशवा ने मराठों की इज्जत व स्वतंत्रता को लगभग बेच दिया और गिरवी रख दी। मराठा सरदार इसे बिल्कुल सहन नहीं कर सकते थे, अतः उन्होंने अपने आपसी पारस्परिक वैमनस्य या दुश्मनी को भुलाकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक होने का प्रयत्न किया। सिंधिया और भोंसले तो एक हो गए, किंतु सिंधिया व होलकर की शत्रुता ताजा थी और उसने भी इस अंग्रेजी संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया। इस प्रकार केवल सिंधिया और भोंसले ने अंग्रेजों के विरुद्ध सैनिक अभियान की तैयारी आरंभ की। जब बेलेजली को इसकी सूचना मिली तो उसने 7 अगस्त 1803 को मराठों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और एक सेना अपने भाई आर्थर वेलेजली के नेतृत्व में तथा दूसरी सेना जनरल लेक के नेतृत्व में मराठों के विरुद्ध भेज दी। आर्थर वेलेजली ने सर्वप्रथम अहमदनगर पर विजय प्राप्त की। उसके बाद अजंता व एलोरा के पास आसाई नामक स्थान पर सिंधिया और भोंसले दोनों की सेना को उसने संयुक्त रूप से पराजित करके निश्चित रूप से एक बड़ी विजय प्राप्त की। असीरगढ़ व अरगांव के युद्धों में मराठा पूर्ण रूप से पराजित हुए और अरगांव में पराजित होने के बाद 17 सितंबर 1803 को भोंसले ने अंग्रेजों से देवगढ़ की संधि कर ली।
इस संधि के अंतर्गत भोसले ने बेलेजली की वे सारी सहायक संधि की शर्तें स्वीकार कर ली जो बसंत की संधि में थी। केवल एक शर्त, राज्य में कंपनी की सेना रखने संबंधी शर्त को उसने स्वीकार नहीं किया और बेलेजली ने इस शर्त को स्वीकार करने के लिए कोई विशेष जोर भी नहीं दिया। इस संधि के अनुसार कटक व वर्धा नदी के आसपास का क्षेत्र भी अंग्रेजों के संरक्षण में दे दिया गया। निश्चित रूप से भोसले की शक्ति अब समाप्त हो चुकी थी और बेलेजली की सहायक संधि का प्रभाव मराठा राज्य पर पुनः प्रभावित होने लगा। इधर जनरल लेक ने उत्तरी भारत की विजय यात्रा आरंभ की। उसने सर्वप्रथम अलीगढ़ के ऊपर अधिकार किया, तत्पश्चात दिल्ली पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। फिर जनरल लेक ने भरतपुर पर आक्रमण किया और फिर जनरल लेक ने भरतपुर पर आक्रमण करके भरतपुर के शासक से सहायक संधि की। भरतपुर से वे आगरा की ओर बढ़ा और आगरा पर अधिकार किया। अंत में लासवाड़ी नामक स्थान पर सिंधिया की सेना पूर्णतः पराजित हो गई। अब सिंधिया ने भी अंग्रेजों से संधि करना उचित समझा और इस तरीके से 1803 को सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई। इस संधि के अनुसार सिंधिया ने दिल्ली, आगरा, गंगा यमुना का दोआब, बुंदेलखंड, भड़ूच, अहमदनगर, दुर्ग, गुजरात के कुछ जिले, जयपुर एवं जोधपुर अंग्रेजों के अधिकार में दे दिए। उसने कंपनी की सेना को भी अपने राज्य में रखना स्वीकार कर लिया, जो भोसले ने स्वीकार नहीं किया था। अंग्रेजों ने सिंधिया को पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंधिया पर भोसले ने बसिन की संधि को भी स्वीकार कर लिया। इन विजय से बेलेजली खुशी से उछल पड़ा और घोषणा की कि युद्ध के प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है और इसे सदैव शांति बनी रहेगी। किंतु बेलेजली का उक्त कथन ठीक नहीं निकला, क्योंकि शांति शीघ्र ही भंग होने वाली थी। होलकर से युद्ध। मराठा राज्य का प्रमुख स्तंभ होलकर था, जो इन घटनाओं के प्रति उदासीन था। सिंधिया व भोसले आत्मसमर्पण कर चुके थे और अंग्रेजों से युद्ध न करने का निर्णय ले चुके थे। अप्रैल 1804 में होलकर ने युद्ध छेड़ दिया। उसने सर्वप्रथम राजपूताना में कंपनी के मित्र राज्यों के ऊपर आक्रमण किया और अंग्रेजों के लिए चुनौती दी। अतः बेलेजली ने कर्नल मॉनसन के नेतृत्व में एक सेना भेज दी। कर्नल मॉनसन ने राजपूतों के भीतर तक अपनी सेना को लेकर घुस गया। होलकर ने कोटा के निकट मुकुंदरा के दरा के युद्ध में मॉनसन को पराजित किया और उसे आगरा की ओर लौटने को मजबूर कर दिया। बाद में होलकर ने भरतपुर पर आक्रमण करके वहां के शासक से संधि कर ली। यद्यपि भरतपुर के शासक ने अंग्रेजों से संधि कर ली थी, किंतु इस समय उसने अंग्रेजों की संधि को ठुकरा दिया तथा होलकर का समर्थन किया। यहाँ से होलकर दिल्ली की ओर गया और दिल्ली को चारों ओर से घेर लिया, लेकिन दिल्ली पर विजय प्राप्त न कर सका। दिल्ली पर होलकर के दबाव को कम करने के लिए अंग्रेजों ने जनरल मुरे को होलकर की राजधानी इंदौर पर आक्रमण करने भेजा। मुरे ने इंदौर को अधिकार कर लिया। जब होलकर को इंदौर के पतन की सूचना मिली तो वह दिल्ली का घेरा उठाकर इंदौर की ओर रवाना हो गया। रास्ते में डीग नामक स्थान पर ब्रिटिश सेना से उसका भीषण संग्राम हुआ। इसके बाद फरुखाबाद में होलकर पराजित हुआ और पंजाब की तरफ भाग गया। इस युद्ध में भी होलकर की शक्ति पूरी तरह से नहीं कुचल सका। भरतपुर के शासक ने होलकर का समर्थन किया, अतः जनरल लेक ने भरतपुर के दुर्ग को घेर लिया। जनरल लेक ने दुर्ग पर अधिकार करने के लिए 6 जनवरी से 21 फरवरी 1805 के बीच में 4 बार आक्रमण किए, किंतु उसे कोई सफलता नहीं मिली। अतः 1805 में उसे भरतपुर के राजा के साथ शांति की संधि करनी पड़ी। जनरल लेक की भयंकर भूल थी कि वह व्यर्थ में भरतपुर उलझा रहा। यदि लगे हाथ होलकर से निपट लिया जाता तो भरतपुर तो स्वतः ही अंग्रेजों की अधीनता में आ जाता, किंतु उसकी मूर्खता ने न तो होलकर की शक्ति को नष्ट किया और न ही भरतपुर पर अधिकार कर सका। इस असफलता से ब्रिटिश सरकार एवं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बड़े चिंतित हो गए और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पिट ने बेलेजली की आलोचना की। फलस्वरूप बेलेजली को त्यागपत्र देकर जाना पड़ा। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1803 से 1806 के बीच में आंग्ल मराठा द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें मराठा आपसी सरदारों की खींचतान के कारण और कमजोर हुए और पेशवा का पद लगभग नगण्य हो चुका था और सरदारों की भूमिका भी अब खत्म हो चुकी थी और वस्तुतः एक और युद्ध की जरूरत थी जिससे मराठा साम्राज्य समाप्त हो सके, और यह युद्ध 1817 से 1818 के बीच में हुआ और मराठा साम्राज्य पूर्णतः खत्म हो गया। थैंक यू सो